हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 की। पिछले वीडियो के अंदर हमने समझ लिया था कि ये चैप्टर 3 क्या होता है, क्या कहना चाहता है। आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3.1 में सिर्फ 3 क्वेश्चन है। मैं तीनों क्वेश्चन आपको जो आज समझा दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। तो चलिए पहले क्वेश्चन को जो है पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सभी बच्चों के पास बुक होनी चाहिए। जिनके पास बुक नहीं है वो फोन में बुक को डाउनलोड कर लें फिलहाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, आपके सामने मैंने रख दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, मतलब आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years एगो, यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 times। देखो 7 times का मतलब क्या होता है, 7 गुना। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। अल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 years फ्रॉम नाउ है मतलब अब से 3 साल बाद, आई सेल बी 3 times एज ओल्ड यू, मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रहूंगा। क्वेश्चन में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि 7 साल पहले 7 गुना बड़ा था आफ्ताब अपनी बेटी से, और अब 3 साल बाद अब से जो है 3 गुना बड़ा रह जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो बातें मैंने क्वेश्चन में पढ़ी थी उसको मैं नोट कर लेता हूं जिससे आपको समझ में आए। क्वेश्चन में पहला कंडीशन क्या था कि 7 years एगो, एगो का मतलब होता है पहले, जहां पे भी एगो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है पहले। 7 साल पहले 7 गुना बड़ा था। कौन बड़ा था? आफ्ताब। भाई आफ्ताब की बेटी से बड़ा कौन होगा? आफ्ताब ही बड़ा होगा। तो आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था। और 3 years आफ्टर, या नाउ कह लो 3 years नाउ, यानी बाद में 3 गुना बड़ा रह गया। 3 साल बाद अगर वो अपनी एज को करता है तो 3 गुना बड़ा रहता है। देखो एज वाले क्वेश्चन के अंदर हमेशा आप याद रखो कि एज वाला क्वेश्चन है यदि है तो उसमें 3 बातें होंगी। पहली बात क्या होगा, देखो पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा और फ्यूचर होगा। मैं आपको रफली पहले समझाऊंगा, कुछ चीजें समझ लो, क्योंकि एज वाला क्वेश्चन जो है चैप्टर 4 में भी आएगा और कॉम्पिटिशन में भी आते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यही 3 चीज होती है। पास्ट यानी भूतकाल, प्रेजेंट यानी वर्तमान और फ्यूचर यानी भविष्यकाल। अब प्रेजेंट में उसकी एज मान लेते हैं कि आफ्ताब की जो एज है प्रेजेंट में एक्स है, और आफ्ताब की जो डॉटर उसकी एज है वाई। उनकी एज हमें पता तो है नहीं कि कितने साल की हैं। तो हमेशा याद रखो कि आप प्रेजेंट एज को जो है लेट करोगे। आप किसको एज लेट करोगे? प्रेजेंट एज को लेट करोगे हमेशा। ठीक है, 90% क्वेश्चन जो आप क्लास 10th में पढ़ोगे, 90% क्वेश्चन वो सबके सब में जो है प्रेजेंट एज ही लेट की जाएगी। रेयर क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिसमें आपको जो है कुछ क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज किया होगा, उसको अलग तरीके से करना होगा, लेकिन 90% क्वेश्चन के अंदर आपको जो है प्रेजेंट एज ही लेट करनी है, यानी लेट द प्रेजेंटेज ऑफ आफ्ताब, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट एज से 7 साल पहले यानी पास्ट में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आफ्ताब अगर प्रेजेंट में x साल का है तो पास्ट में x माइनस 7 साल का होगा। भाई पास्ट में उसकी एज घटेगी या बढ़ेगी? मान लो कि मैं अभी 20 साल का हूं, सॉरी 20 साल, मान लो कि मैं अभी 25 साल का हूं। 7 साल पहले मैं कितने साल का था? जाहिर सी बात है 17 साल का रहूंगा, 18 साल का है। ठीक है, तो वैसे पास्ट में अगर इसकी प्रेजेंट में x ईयर्स है तो पास्ट में इसकी x माइनस 7 ईयर होगी। ठीक है, डॉटर इसकी y साल की थी, पास्ट में जाएगी तो y माइनस 7 हो जाएगी, है ना। तो पास्ट में उस आफ्ताब की एज ये है और उसकी डॉटर की एज ये है। और अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था। तो यानी अगर उसकी बेटी की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसकी बेटी की एज में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आफ्ताब की एज के बराबर आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो देखो पहला इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे। ये मैंने आपको रफली समझाया है अभी। ठीक है, अब फ्यूचर में यानी 3 साल बाद, तो 3 साल बाद उसकी बेटी भी 3 साल बड़ी हो जाएगी और उसका पिता भी 3 साल बड़ा हो जाएगा। उसकी बेटी y+3 हो जाएगी, अभी y साल के 3 साल बड़ी हो जाएगी। पिता x का है वो 3 साल बड़ा हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सिर्फ 3 गुना बड़ा रहता है। आफ्ताब जो है अब सिर्फ 3 गुना बड़ा है। तो भाई अगर ये 3 गुना बड़ा है तो उसकी बेटी में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आफ्ताब की एज के बराबर आ जाएगी। आफ्ताब की एज इतनी है, उसकी बेटी की एज इतनी है, अगर उसकी बेटी में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसकी एज के बराबर आएगा। समझ रहे हैं ना बात को? भाई 3 गुना बड़ा है ये व्यक्ति जो है, आफ्ताब 3 गुना बड़ा है। या तो उसको 3 से डिवाइड कर दो तब इसके बराबर आ जाएगा, या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तब इसके बराबर आ जाएगा। समझ में आएगी बात को? तो देखो ये दूसरा इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गया, पहला इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गया, होगा ना इक्वेशन रिप्रेजेंट।
अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से हम करके समझ लेते हैं। ये मैंने आपको रफली समझाया अभी फिलहाल कि जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करेंगे। लिखेंगे कि लेट द एज, यहां पे एज में प्रेजेंट जरूर लगाना है, प्रेजेंट, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है। तो उसकी एज कितना हो जाएगी, एक्स ईयर्स, ठीक है। उसका देखो एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, आफ्ताब की बेटी, वो उसकी एज मान लेते हैं वाई साल। कितनी मान लेते हैं, वाई साल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट आप कर लो या आप कंडीशन लिख लो। मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 7 years एगो, भाई 7 साल पहले जाना है मुझे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मत लिखो, चलो 7 years एगो, 7 साल पहले, एज ऑफ आफ्ताब x माइनस 7 years हो जाएगी, एज ऑफ आफ्ताब डॉटर y माइनस 7 years हो जाएगी, ठीक है। अब लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें 7 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, x माइनस 7, 7y 49, x ये प्लस का है, इधर आएगा क्या देगा, माइनस का 7y, और ये माइनस का इधर आएगा तो क्या देगा, प्लस का 49 माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ये पहला इक्वेशन जो है बन गया, समझ आ गया आपको। अब करते हैं दूसरा इक्वेशन पे काम। 3 years फ्रॉम नाउ, एज ऑफ आफ्ताब x प्लस 3 years, उसकी एज जो है 3 साल बढ़ जाएगी, और एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, और आफ्ताब की जो बेटी है उसको जाएगी y प्लस 3 years, ठीक है। आफ्ताब की जो बेटी है उसकी एज कितनी जाएगी, y प्लस 3 years। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में भाई क्या कहा था कि उसका जो पिता है वो अपनी बेटी से 3 गुना बड़ा है, तो उसकी बेटी में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइड सी बात है, तो जाएगा x प्लस 3, 3y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इससे 9, ठीक है। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, मैंने सेम लाइन दोबारा उतार दी, ये इसको इधर लेकर जाएंगे, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9, यानी प्लस 3 माइनस का 9 बराबर 0। क्या हो जाएगा, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये बन गई सेकंड इक्वेशन, हो गया। और क्वेश्चन ने कहा था कि अब इसको ग्राफिकली यानी ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन और ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को आपको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है ध्यान से देखो। पहला इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 7y, ये प्लस का 42 हो जाए तो क्या देगा, माइनस का 42, ऐसा रख लेते हैं, और एक बना लेते हैं बॉक्स। क्या बना लेते हैं, बॉक्स। यहां लिखता हूं x, यहां लिखता हूं y, सिर्फ 2 बॉक्स रखो, 2, एक और ये 2, बस। कई बच्चे 3 बना लेते हैं, 3 भी बना सकते हो आप, 5 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, लेकिन किसी भी ग्राफ की लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंट काफी है। 2 कोऑर्डिनेट में अगर हमें पता लग गए कि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट है तो हम आसानी से ग्राफ जो है बना सकते हैं। देखो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, जैसा ऐसा इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन निकालने होते थे तो आप क्या करते थे, आप मानते थे कि लेट x बराबर कुछ भी मान लेते थे आप, जो आपकी इच्छा होगी। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लेट x बराबर में मान लेता हूँ 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखूंगा, 0 माइनस 7y माइनस 42, तो 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, 7 से कट जाएगा, 7 6 जा, y बराबर कितना आ गया 6। अगर x 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। अब मान लेते हैं एक और, लेट यहां पे x बराबर आप कुछ भी मान सकते हो, मैं मान लेता हूं x बराबर लेट x इज इक्वल टू 7 मान लेता हूं, x की वैल्यू कितनी मान लेता हूं 7, तो यहां रखूंगा 7 माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब ये प्लस का 7 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 7, तो जाएगा माइनस 49, क्योंकि भाई माइनस का 42 माइनस का 7 जुड़ जाएगा, माइनस का 49।
इससे इसको काट देंगे, y बराबर भी 7। अगर x 7 है तो y भी 7 होगा। तो ये कोऑर्डिनेट पता लग गया हमें, एक कोऑर्डिनेटर 0,6 और एक कोऑर्डिनेटर 7,7। ठीक है, तो इसके दो कोऑर्डिनेट पता लग गए। इसी तरीके से दो कोऑर्डिनेट उसके भी निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं उसके भी। चलिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड लिख लिया है और इक्वेशन फर्स्ट का जो कोऑर्डिनेट निकाला था उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि मुझे पेज पलटना ना पड़े इसीलिए। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ x यहाँ y दो। लेट x इक्वल्स टू 0, x मान लेता हूँ 0, 0 माइनस 3y बराबर 6। इसको कैंसिल कर देंगे, y की वैल्यू रहेगी -2। ठीक है, इसके बाद हम फिर मान लेते हैं कि लेट y बराबर 0, y की वैल्यू मान लेते हैं 0। ठीक है, x 3 इंटू 0 6, x की वैल्यू कितना आ गई 6, x की वैल्यू कितना आ गई 6। तो इसके दो कोऑर्डिनेट आ गए, एक तो 0 -2 और एक 6,0। अब इसके बनाते हैं हम ग्राफ। क्या बनाते हैं, ग्राफ। ग्राफ के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने पूरा कार्टेशियन प्लेन बना के समझाया था आपको। ठीक है, यहाँ पर लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 x डैश -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ रहेगा y डैश 0 -1 -2 -3। इस तरीके से आपको जो है ग्राफ पेपर पे बनाना है। मैं रफली बना के दिखा रहा हूँ, आपको ग्राफ पेपर का यूज करना है। यूज ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर का आपको जो है यूज करना है। देखिए कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या थे, पहला कोऑर्डिनेट है 0 -2, यानी x की वैल्यू कितनी है, पहला x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y। x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू -2, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा क्या है 6,0, यानी x की जो वैल्यू है वो 6 है और y की वैल्यू 0 है। ये दो कोऑर्डिनेट पता लग गया, एक ये रहा। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ये रहा, एक कोऑर्डिनेट ये रहा। इस पे हम लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी लाइन बन गई। इस कौन से इक्वेशन की लाइन है, x - 3y बराबर 6, इसकी लाइन है, इसको लिख लेंगे। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास था 0,6 और 7,7। तो देखो 0,6, x की वैल्यू कितनी हुई 0 और y की वैल्यू 6, ये हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट इसका क्या है 7,7, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू भी कितनी है 7, यानी यहां पे। तो इसका जो ग्राफ है इस तरीके से जो है हो जाएगा। ये किसका ग्राफ बन गया, x - 7y + 42। बस ये हमारा हो गया सॉल्व। इस तरीके से जो आपको इक्वेशन बनाना है और ग्राफ बना के जो है सॉल्व करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है किस तरीके से करना है, पहले हम क्वेश्चन को जो है पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का जो कोच है जिसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे। 3 बैट और 6 बॉल कितने रुपए के, 3900 रुपए के। लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में, लेटर मतलब बाद में। सी बाय अनदर बैट, उसने एक बैट और खरीदा। अनदर बैट है यानी यहाँ पे बैट की संख्या नहीं दी है तो एक बैट है। एंड 3 मोर बॉल, और 3 और बॉल खरीदी। ठीक है, ऑफ द सेम काइंड, उसी टाइप की 1300 रुपए की। मतलब पहले कंडीशन में क्या है कि 6 बॉल और 3 बैट, 3 बैट और 6 बॉल। दूसरे कंडीशन में क्या है, 1 बैट और 3 बॉल, ये दिया हुआ है। अब इसको मैं ग्राफिकली इक्वेशन जो है सॉल्व करना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या क्या बनता, हमारे पास जो बैट की संख्या थी 3 बैट था और 6 बॉल था, और ये कितने रुपए का आया, ये आया 3900 रुपए का, यानी 3900 यानी 3900 का। दूसरे कंडीशन में 1 बैट है और 3 बॉल है, ये कितने का है 1300 रुपए का है। तो ये दो कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो इसको सिंपली हम कैसे करेंगे, जब भी क्वांटिटी वाले बात आए, क्वांटिटी कि भाई 5 किलो ऑरेंज और 2 किलो एप्पल खरीदा, ठीक है, जैसे बैट बॉल खरीदा या कोई अलग क्वांटिटी खरीदी, हमेशा 2 क्वांटिटी ही खरीदेगा, हमेशा याद रखना 2 ही चीज खरीदेगा, 2 टाइप की वस्तु खरीदेगा, टाइप 1 और टाइप 2। वहां पे कुछ भी हो सकता है, बैट बॉल, ऑरेंज एप्पल, टेबल चेयर, पेन पेंसिल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप मानेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, मान लेते हैं कि द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी है
एक्स रुपीज़ है। कितनी है? एक्स रुपीज़ है। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, और वन बॉल की जो कॉस्ट मान लेते हैं वो मान लेते हैं हम वाई रुपीज़। कितनी मान लेते हैं? वाई रुपीज़। भाई एक बैट की कॉस्ट है एक्स और एक बॉल की जो कॉस्ट है वाई है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले कंडीशन में उसने कितनी बैट खरीदी थी? 3 बैट। तो 3 बैट का दाम कितना हुआ? 3 इंटू एक्स। देखो मान लो कि एक पेन का दाम 5 रुपए है, तो 2 पेन का दाम कितना हुआ? तो 2 इंटू 5 कर दो 10 रुपये हो जाएगा, है ना भाई। वैसे यहाँ पे क्या हुआ भाई, एक बैट का दाम है एक्स रुपीज, तो 3 बैट का दाम कितना हुआ? 3 इंटू एक्स कर दो, प्लस एक बॉल का दाम है वाई, तो 6 बॉल का दाम कितना हुआ? 6 वाई बराबर टोटल भाई इसका पैसा और इसका पैसा जोड़ के टोटल कितना लगा? 3900। देखो 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर दो सबको। एक्स 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 2y, और 3 से इसको करेंगे तो 13 13 तिया 39। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। बहुत ही सिंपल था ना। अब दूसरा इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है? ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे लिख दो कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, अब कंडीशन सेकंड में क्या है? सेकंड कंडीशन में क्या है? एक बैट और 3 बॉल, यानी एक बैट का दाम x और 3 बॉल यानी 3y, कितने का है? 1300 रुपए का। ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सेकंड इक्वेशन ये रहा। अब दोनों का जो है आप ग्राफ बना के सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ बना के इसको जो आप खुद से करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एग्जैक्टली सेकंड की तरह है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने बताया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बैट बॉल है, तो वहां पे ग्रेप्स और ऑरेंज है, मतलब वहां पे भी 2 क्वांटिटी ग्रेप्स और ऑरेंज, यहाँ पे बैट बॉल है। सेम वही होगा, आप दाम मान लो कि भाई ग्रेप्स का एक्स है और ऑरेंज का वाई है, फिर उस तरीके से आप जो है कर लोगे। सेम क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने के साथ मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, ध्यान से सुने। देखिए मैथ को पढ़ने का, मैथमेटिक्स पढ़ने का जो है 4 तरीका है। ये अगर आप 4 स्टेप फॉलो करते हैं तो आपकी जो मैथ है वो स्ट्रांग हो जाएगी। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है लिसन। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, यानी जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो या आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं या आप मुझसे पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहला जो आपका दायित्व है वो ये है कि लिसन केयरफुली, यानी आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ आप उसको सुने कि क्या बताया जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि आपको क्या बताया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से सुनेंगे। देखो लिसन, लिसन और साइलेंट, जब आप ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा चीज कि आपको क्या बताया गया। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसी वक्त उसको कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप है, आपने एक बार तो टीचर ने समझा दिया आपको उस टाइम पे समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ। दूसरा स्टेप क्या है कि आप उस क्वेश्चन को डू योरसेल्फ, यानी खुद से करो, यानी जो आपने समझा है एक बार उस क्वेश्चन को आप खुद से करके देखो कि जो आपको क्वेश्चन समझाया गया है क्या आपको वो खुद से करना आता है या नहीं आता है। तीसरा स्टेप क्या है? टीच पुअर स्टूडेंट। टीच पुअर स्टूडेंट। पुअर स्टूडेंट मतलब यहाँ पे गरीब, मतलब वो वाला गरीब नहीं, पुअर मतलब यानी जो दिमाग से गरीब है, दिमाग से पैदल है, जिसको चीजें आती तो है समझ में लेकिन बहुत लेट समझ में आती है। ठीक है, टीच पुअर स्टूडेंट यानी जो आपसे कमजोर बच्चे हैं, या आपके घर में कोई छोटा भाई बहन हो, या आपके आस पड़ोस में कोई आपकी क्लासमेट हो, ठीक है, या आपके फ्रेंड हो, तो उसको आप पढ़ाओ, जो आपने समझा है उसको समझा दो। ठीक है, टीच पुअर स्टूडेंट, जब आप उसको समझाएंगे तो आपको जो है टॉपिक्स और क्लियर समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम जब भी किसी को पढ़ाते हैं तो उसमें हमारा जो पावर है समझाते वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कोई भी टॉपिक जब हम किसी को समझाते हैं तो वो टॉपिक हमको भी ईजिली समझ में आ जाता है। अगर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि समझाते वक्त हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा वर्क करता है। हम कोई भी बात या कोई भी चीज़ किसी को जब समझाते हैं तो उस वक्त जो हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा वर्क करता है। चौथा, प्रैक्टिस मोर। प्रैक्टिस मोर मतलब जो आपने समझा है उसकी आपने उस टाइप के क्वेश्चन की कम से कम 5, 10, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपको जो है समझ में आ जाएगा। अगर आप इन 4 स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद।